दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 6 नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इस अध्याय में आप जानेंगे नागरिकता की अवधारणा क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं, संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है, समान अधिकार, नागरिक और राष्ट्र के संबंध क्या हैं, इसके अलावा सार्वभौम नागरिकता का विचार क्या है, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का 6वां अध्याय नागरिकता। दोस्तों हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू के करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। तो देखिए, नागरिकता की जो परिभाषा है, सबसे आसान परिभाषा है वो ये है कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। और इस अध्याय में आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता का सही सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन बहस और संघर्षों पर ध्यान देंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं, और आगे नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध और विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी की चर्चा करेंगे। इसके अलावा नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम यानी यूनिवर्सल होनी चाहिए, और क्या इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए। ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे, और इस मुद्दे के बाद एक परिच्छेद पर हम विचार करेंगे। दोस्तों आखिर में हम देखेंगे वैश्विक नागरिकता या ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है और इसका अस्तित्व क्या है, क्या ये राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है, इन सब के बारे में। दोस्तों इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप जान पाएंगे नागरिकता का सही अर्थ क्या है, और क्या जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है उसके संबंध में कौन कौन से जो है विचार दिए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है, और समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं, और इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास भारतीय, जापानी या जर्मन नागरिकता होती है। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। दोस्तों किसी राष्ट्र के पूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को, जो शरणार्थी हैं या जो अवैध प्रवासी हैं, उनको कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता। वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं, और मनपसंद राष्ट्र का पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मामले में देखते हैं। दोस्तों नागरिकों को दिए गए अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। जैसे ये जो राजनीतिक अधिकार हैं, मत देने का अधिकार, मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी, ये सभी नागरिक अधिकार, और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं, और अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। दोस्तों ये जो नागरिक या सिटीजन आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए थे, और उनमें से कुछ संघर्ष हिंसक थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों एशिया और अफ्रीका के भी अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही थी।
दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा था और ये संघर्ष 1990 के दशक से आरंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष दुनिया के कई हिस्सों में आज भी जारी है। और अपने देश में दोस्तों, आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा भी होगा और उनका मकसद है कि अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट करके जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। दोस्तों, एक बात और है कि नागरिकता जो है ये सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच संबंधों का निरूपण नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। अधिक किस मामले में है? तो दोस्तों देखिए, ये नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसमें नागरिकों को एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल हैं। दायित्व का मतलब जो हमारी लायबिलिटी होती है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ हमारे अधिकार हैं। अगर जो राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं तो हमारी जो कुछ लायबिलिटी अपने साथी नागरिकों के प्रति भी होती हैं और समाज के प्रति भी। तो एक तो ये जो लायबिलिटी है कि जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं उन अधिकारों के साथ हमारे कुछ दायित्व भी हैं। हमें केवल अधिकार ही अधिकार प्राप्त नहीं है, इसमें राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं ही नहीं बल्कि समुदाय के सहजीवन में दोस्तों देखा जाए तो भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। दोस्तों, नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है और किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है और जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया है। यहाँ पर एक चिंतन मंथन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 17वीं और से 20वीं शताब्दी के बीच यूरोप के गोरों लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा और 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में कुछ ब्यौरे हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, जो श्वेत लोग थे यानी वाइट लोग, गोरे लोग, उनको मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था। वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे। काले और गोरे लोगों के लिए पृथक मोहल्ले और कॉलोनियां बसाई गई थीं। काले लोगों को अपने पड़ोस की गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेने पड़ते थे। उन्हें गोरों के इलाके में अपने परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग थे। तो देखिए, इससे ये स्पष्ट होता है कि अश्वेत लोगों को या काले लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता नहीं मिली हुई थी। और ये दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के भिन्न समूहों के अंतर संबंधों के बारे में ये बताता है कि नागरिकों को उच्च और निम्न दर्जे का माना जाता था, उनमें समानता नहीं थी, न तो उनके अधिकारों की गारंटी थी। जो बहुसंख्यक जनता थी उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, बल्कि गोरे लोग उन पे अपना शासन चलाते थे। आइए देखते हैं दोस्तों संपूर्ण और समान सदस्यता के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफ़र किया है तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे में लड़ पड़े थे, अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। जल्दी ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाने लगता है। इस तरह की प्रक्रियाएं समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभार पूरे राष्ट्र में चलती हैं और अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हों, तब जो बाहरी लोग होते हैं उनके प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सह नागरिक क्यों न हो। आपको मुंबई मुंबईकर यानी मुंबई वालों के लिए नारा ये शायद याद हो, मुंबई मुंबईकर यानी मुंबई मुंबई वाले के लिए, जिसमें ऐसी भावनाएं प्रकट हुई और भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के भीतरी और बाहरी के संघर्ष होते आए हैं। इससे ये प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये है कि नागरिकों को देश में जहाँ चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए? क्या इसका अर्थ है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए?
इसके बारे में हम आगे देखेंगे और नागरिकता का अर्थ खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से एक है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी ये अधिकार देश में कहीं भी आपको जाने के लिए छूट देता है, स्वतंत्रता देता है और ये अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। गृह क्षेत्र में अक्सर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में प्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ लोग अपने देश के बाहर भी जाते हैं और हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। जैसे सूचना तकनीकी के अधिकतर कर्मी बंगलौर जैसे शहरों की ओर जाते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित करता है और सड़क आदि आधारभूत संरचनाएं परियोजनाओं की स्थिति भी यही होती है। और आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्र के मजदूरों को भी देखा होगा। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार जो है बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। कुछ नौकरियां या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है और राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दा उठाती हैं कि ये प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलनों से गुजर चुके हैं और क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्यायसंगत होते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से भर उठते हैं और संभव है कि हम में से कुछ ये माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त है तो संभव है स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदिता से नाराज होंगे। तो क्या गमनागमन या आवागमन की आज़ादी में देश के किसी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? एक बात पर और विचार करते हैं। देखिए, बात यह है कि यह गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है? और देश के सभी नागरिकों की पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे देश में आज भी बहस चल रही है। दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में विवाद उठते हैं और ऐसे विवादों का निदान कैसे हो, प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन करके, मीडिया का उपयोग करके, राजनीतिक दलों से अपील करके, अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती हैं या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती हैं। दोस्तों, ये भले ही धीमी प्रक्रिया हो पर इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव है। अगर आप नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने, दिशा निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी भी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र का ये एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान जो है बल प्रयोग करके नहीं बल्कि संधिवार्ता और विचार विमर्श से होना चाहिए और यह नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विचार देखिए मार्टिन लूथर किंग के समय का। 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन उभार का साक्षी है और इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम पर चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए घोषित होती थीं जिनसे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। उन कानूनों ने विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे और इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग थे।
दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जो कि महान समाज सुधारक माने जाते हैं, इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे और उन्होंने इनके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क दिए। पहला, आत्मगौरव और आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोढ़ की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार हैं। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। वे इन उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों के प्रवेश की इजाज़त देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया और इसी तरह कुछ बेसबॉल टीमें टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरी बात यह कि पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। और इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने पृथक्करण कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया और उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। यानी उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए जो है लोगों को अपील किया था। आइए देखते हैं प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्यम वर्ग के जीवन का एक दिन कैसा होता है। एक यहाँ पर देखिए, जो शहरी मध्यम वर्ग है ये अपने स्वयं कूड़ा डालने जा रहे हैं। मैडम खुद बेलन चला रही हैं रोटी पकाने के लिए और देखिए यहाँ पर बैग और बच्चे को लेकर जो है खुद ही जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर लोग परेशान हैं। देखिए ये महिला परेशान है अपने बच्चों के लिए और ख़रीदारी करने में भी इनके पसीने छूट रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए जब कार की धुलाई कर रहे हैं या फिर जो वॉशिंग मशीन से धुलाई कर रहे हैं, ये लोग परेशान हो चुके हैं मज़दूरों के बिना। आइए जानते हैं समान अधिकार या इक्वल राइट्स के बारे में। दोस्तों नागरिकता का एक अन्य पहलू जो है, क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ ये है कि राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर हो या गरीब, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देनी चाहिए। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नज़र डालेंगे, यानी शहरी गरीबों पर। शहरी गरीबों से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और ये सरकार के लिए एक चुनौती है। दोस्तों भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की ज़मीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग बहुत ही अनिवार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनाने या अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप मढ़ा जाता है। गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर और बेभत्स होती है। छोटे छोटे कमरों में कई लोग ठूसे रहते हैं। यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जलापूर्ति, न सफाई। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और अन्य पेशों के बीच ये फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले यानी मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टियों में बेंत बुनाई या कपड़ा रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं और जो झोपड़पट्टी या झुग्गी झोपड़ी के निवासी हैं उनको सफाई या जलापूर्ति जैसे सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। शहरी गरीबी की हालत के प्रति दोस्तों सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियों सहित स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों में जागरूकता बढ़ रही है। जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। बड़े शहरों में लाखों फुटपाथी दुकानदार हैं और उनको अक्सर पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न झेलना पड़ता है और इस नीति का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। दोस्तों झोपड़पट्टियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही हैं और उन्होंने कभी कभी अदालतों में भी दस्तक दी हैं। उनके लिए वोट देने जैसी बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना कठिन हो जाता है क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए अस्थायी पते की ज़रूरत होती है और अनधिकृत बस्तियों और पटरी पर रहने वालों के लिए ऐसा पता पेश करना कठिन होता है।
दोस्तों हमारे समाज में जो हाशिए पर ठेले गए जा रहे अन्य इंसानी समूहों में आदिवासी और वनवासी लोग भी शामिल हैं। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। बढ़ती आबादी आबादी हमारी बढ़ रही है, जमीन संसाधनों की कमी हो रही है और इसके दबाव में उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है। जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों के खनन करने के इच्छुक उद्यमियों के हितों का दबाव आदिवासी और वनवासी लोगों की जीवन पद्धति और आजीविका पर बहुत बड़ा खतरा है। पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है। सरकारें इस सवाल से जूझ रही हैं कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों को इनके रहवास की या रहने की सुरक्षा कैसे किया जाए। दोस्तों ये ऐसा मुद्दा है जो केवल आदिवासी आबादी का नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं है। यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए, समान अवसर दे दिया जाए और इसको सुनिश्चित करना सरकार के लिए बहुत कठिन है। विभिन्न समूहों के लोगों की ज़रूरतें और समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाए, क्योंकि विभिन्न समूहों के लोगों की ज़रूरतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे अगर किसी शहर के बीचों बीच तालाब है तो उसको पाटना शहर वालों के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से गंदगी मच्छर ये सब पनपते हैं। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनके यहाँ तालाबों की पटाई से उनके जल स्रोत समाप्त होने का खतरा है। और अगर प्रयोजन सिर्फ नीति बनाना है जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की भिन्न भिन्न ज़रूरतों और दावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोस्तों इस विमर्श से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकता का अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की मांग करते हैं और नागरिकता से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु भर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होती है। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं उठ सकती हैं जिनका समाधान पाना आसान न हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। अब आइए देखते हैं, एक मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं जो है नागरिकता, समानता और अधिकार। दोस्तों देखिए, नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, इसका समानता और अधिकारों से व्यापक संबंध है और इस संबंध का सर्वसम्मत सूत्रीकरण अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल 1893 से 1981 उन्होंने किया है। और टी.एच. मार्शल की पुस्तक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, यानी नागरिकता और सामाजिक वर्ग। इसमें मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है और इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले लोग प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। दोस्तों नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी जो है, इसकी धारणा में मूल संकल्पना समानता है और इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े और दूसरे ये कि उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को भी शामिल मानते हैं। एक तो नागरिक अधिकार है, दूसरा राजनीतिक अधिकार है और तीसरा सामाजिक अधिकार है। जैसे कि आप जानते हैं, नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनने की शक्ति देते हैं और सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार सुलभ बनाते हैं। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिक के लिए इज्जत और गरिमा के साथ जीवन बसर करना संभव बनाते हैं। दोस्तों मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया और नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है और इस प्रकार यह बेहतर, सुसंबद्ध और समरस समाज की रचना को सुसाध्य बनाता है। दोस्तों इसके अलावा नागरिकता, समानता और अधिकार पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आया है देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम पर 1985 में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने के अधिकार का दावा किया गया था।
अगर यहाँ रहने वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो वे आजीविका भी उनकी गंवानी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। अब आइए देखते हैं नागरिक और राष्ट्र के संबंधों के बारे में। दोस्तों, राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है, जिसको नेशन स्टेट कहा जाता है। नेशन स्टेट ये आधुनिक अवधारणा है और राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सबसे पहले 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। और अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को शामिल करते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सकें। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि यथासंभव समावेशी हो, यानी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्य की तुलना में आसान बनाता है। जो राज्य सत्ता यानी शासन है दोस्तों, उसके लिए भी अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यह अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में। दोस्तों, उदाहरण आप ले सकते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए नागरिकों को अपने में शामिल करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और यहाँ पर सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाएं। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं और यह एक समुचित नीति लगती है। लेकिन यह परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी, और इसने कुछ विवादों को जन्म दिया है। धार्मिक विश्वास नागरिकों की निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूलों में पगड़ी पहनने, मुस्लिम लड़कियों की स्कूली वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा और इसे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि ये सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है और जिनके धर्म में इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते हैं उनको निसंदेह ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। दोस्तों, नागरिकता के लिए नए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश की अलग अलग होती है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जाति मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। एक समय तुर्की जो था ये मजदूरों को जर्मनी में आने और काम में लाने के लिए, काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनकी अस्थायी मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी बहस जारी है। और दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी लगे हो सकते हैं। दोस्तों, अब भारत के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक यानी सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक राष्ट्र राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था। विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए और ये सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका तब 1947 में देश का विभाजन हुआ, लेकिन इसने उस राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे और निश्चय ही इसे संविधान में शामिल भी किया गया है।
दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय संविधान में बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इन विविधताओं में अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे विभिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान निकोबार के कुछ दूरवर्ती समुदाय और अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया। और इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषा, धर्म और रिवाज को पहचान बनाए रखने का प्रयास किया और लोगों की निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराया। संविधान के जरिए आरंभ किया गया ये अद्वितीय प्रयोग था और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को शामिल करने के राजसत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। और यहाँ पर देखिए संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। ये भी प्रावधान है कि राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और साथ ही धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है। हालांकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवाद को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। जैसे जैसे समाज बदल रहे हैं वैसे वैसे नित नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वे समूह नई मांगे पेश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि वे हाशिए पर ठेले जा रहे हैं। लोकतांत्रिक राज्य में इन मांगों पर खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है। यहाँ पर एक मुद्दा रह गया है बातचीत करने से। जिम्बाब्वे की भूमि वितरण के बारे में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहाँ 4,400 गोरे परिवारों के पास लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। यह देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 32% हिस्सा है। लगभग 10 लाख काले किसानों के पास केवल 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जो कुल का 38% भाग है। गोरे लोगों के पास जमीन है वह सिंचित और उपजाऊ है, जबकि काले लोगों के पास कम उपजाऊ और असिंचित जमीन है। भूस्वामियों के इतिहास को खोजने से साफ पता चलता है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व गोरे लोगों ने उपजाऊ जमीन स्थानीय निवासियों से अपने कब्जे में ले ली। गोरे लोग जिम्बाब्वे में पीढ़ियों से रह रहे हैं, अब स्वयं को जिम्बाब्वे वासी समझते हैं और जिम्बाब्वे में गोरों की आबादी कुल जनसंख्या की 0.06% है। 1997 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने 1500 बड़े फर्मों पर कब्जा करने की योजना घोषणा की और जिम्बाब्वे ने काले और गोरे नागरिकों के अपने अपने दावों का समर्थन या विरोध करने के लिए जो है क्या कौन सी नागरिकता का दावा किया जा सकता है, इसके बारे में चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। अब आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों सार्वभौम नागरिकता या यूनिवर्सल सिटीजनशिप। दोस्तों जब हम शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती हैं। एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसों का भुगतान किया हो। इसमें जोखिम बहुत है लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है और इस तरह की छवियां अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई जाती हैं। सूडान के डरफर क्षेत्र के शरणार्थी, फिलिस्तीन, बर्मा या बांग्लादेशी शरणार्थी ऐसे कई उदाहरण हैं। ये कई ऐसे लोग हैं जो अपने देश या पड़ोसी देश के शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते और काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। यूँ तो अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखी गई होती हैं और अवांछित या अनचाहे आगंतुकों को नागरिकता से बाहर करने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग भी करती हैं। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण होता है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं।
और अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो राज्य विहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं और अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। दोस्तों, नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या है। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। ऐसा भारत ने 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ है और ये प्रक्रिया जारी है। इनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्यहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है और ऐसी समस्याएं लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वायदे को चुनौती देती हैं जो ये कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों की नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। अनेक लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर पाते और उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता है। दोस्तों, राज्यहीन या स्टेटलेस लोगों का सवाल आज भी विश्व भर के लिए गंभीर चुनौती और समस्या है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही हैं और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक हैं। आप जानते हैं कि ऐसे लोग अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा तो गंवाते ही हैं और देशांतरण के लिए मजबूर किए जाते हैं। क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है? अगर नहीं, तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? और क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनीन पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं और इससे जुड़ी संभावनाओं पे हम देखेंगे। यहाँ पर विश्व नागरिकता के बारे में देखिए, एक केस स्टडी है कि 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी में पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति और सहायता के भावोद्गार फूट पड़े। आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करते हैं और विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है। इसके अलावा वर्तमान में जो कोविड-19 और ओमिक्रॉन की लहर चल रही है, एक वैश्विक महामारी के रूप में, इसके लिए भी सभी देश एक दूसरे से जो है सहयोग के लिए सक्रियता से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इसमें साझा क्या है? वे उस दुनिया के बारे में क्या बताती हैं जिसमें हम रहते हैं? तो दोस्तों, हम आज ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के लिए इंटरनेट, टेलीविज़न और सेलफोन जैसे नए साधनों ने उन तरीकों में बदलाव कर दिया है जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन संचार के नए तरीकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों को हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया है और हम अपने टेलीविज़न के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं और इससे दुनिया भर के विभिन्न देशों के साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिलती है। दोस्तों, जो विश्व नागरिकता है या वर्ल्ड सिटीजनशिप के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अब विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़ा महसूस करेंगे। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी दैवीय आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए दुनिया भर के हिस्सों से उमड़ा भावोद्गार विश्व समाज की उभार का संकेत है और वे मानते हैं कि इस भावना को मजबूत होना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा ये मानती है कि हमारी राज्य सत्ता हमें वह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व की गरिमा के साथ जीने की ज़रूरत है, लेकिन राज्य सत्ताओं के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती। क्या इस परिस्थिति में राज्य सत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं, या क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है? तो दोस्तों, विश्व नागरिकता की धारणा जो है उसके आकर्षणों में से एक है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना
आसान हो सकता है, जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। जैसे इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है, या फिर कम से कम दोस्तों उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों। इसके अलावा दोस्तों, हमने पिछले खंड में देखा था कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानता या अन्य मौजूदा समस्याओं से खतरा हो सकता है, और इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को हम इस समझदारी से जोड़ने की ज़रूरत है कि हम आज अंतर संबद्ध यानी एक दूसरे से जुड़े विश्व में रहते हैं, और हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 नागरिकता। इसमें आपने नागरिकता की अवधारणा को समझने के क्रम में ये समझा कि संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कई समस्याएं हैं। समान अधिकार और नागरिक और राष्ट्र के संबंध किस प्रकार हैं। इसके अलावा आपने सार्वभौम नागरिकता के विचार और विश्व नागरिकता के संबंध में जानने का प्रयास किया कि क्या विश्व नागरिकता संभव है या ये कितनी प्रासंगिक है आज के विश्व में। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।